हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स में कितने आईटीआर फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं और कौन सा फॉर्म किसको फाइल करना होता है। असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो गई है और इनकम टैक्स में टोटल 7 तरह के फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं और उसमें से एक फॉर्म आपको अपने लिए चूज करना होता है। उसी के बारे में आज यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईटीआर के फॉर्म 1 के बारे में, जिसको आईटीआर 1 सहज भी बोलते हैं। रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होता है और उसकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपीस होनी चाहिए, तब आप आईटीआर 1 को सेलेक्ट कर सकते हैं। आईटीआर 1 में कौन कौन सी इनकम हम शो कर सकते हैं उसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले सैलरी या फिर पेंशन इनकम अगर आपको आ रही है। सेकंड आता है इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास एक से अधिक प्रॉपर्टी है, उनसे अगर आपको इनकम आ रही है तो आपको आईटीआर 1 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद आता है कि अदर सोर्स इनकम, चाहे वो इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, फैमिली पेंशन हो गई या कुछ भी अदर सोर्स की इनकम है, तो आप आईटीआर 1 में शो कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए से कम है, तब आप आईटीआर 1 को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ कुछ केसेस है जहाँ पे आप आईटीआर 1 के फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले इज ए डायरेक्टर इन ए कंपनी। अगर आप कोई कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। हैज हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आप कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। हैज एनी एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आप कोई एसेट्स हेल्ड करते हैं जो आउटसाइड इंडिया लोकेट है, तब भी आप इस फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते हैं। हैज साइनिंग ऑथोरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आप कोई भी अकाउंट जो इंडिया के बाहर है उनमें अगर आपका साइनिंग ऑथोरिटी है, तब भी आप इस फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते हैं। हैज इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। अगर आपकी कोई आउटसाइड से इनकम आ रही है, तब भी आप इस फॉर्म को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि इज ए पर्सन इन हुज केस टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 एन। सेक्शन 194 एन, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन पूरे साल भर में लिमिट से ज्यादा अगर कैश विड्रॉल करता है, तो उसका टीडीएस अंडर सेक्शन 194 एन में डिडक्ट होता है। और जिनका टैक्स इस सेक्शन में डिडक्ट होता है वो भी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इज अ पर्सन इन हुज केस टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 एन, उनके लिए ये आईटीआर 1 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद आता है कि इज ए पर्सन इन हुज केस पेमेंट और डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज बीन डिफर्ड ऑन ईएसओपी। ईएसओपी क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। कंपनी और एम्प्लॉय दोनों के लिए बेनिफिट है। बहुत सारी कंपनियां टैक्स सेविंग के लिए ईएसओपी में अपना कंट्रीब्यूशन करती है और एम्प्लॉयज के लिए उन स्टॉक पर तब तक टैक्स का पेमेंट नहीं करना होता है जब तक वे उन्हें बेच ना दे। जब तक वो सेल नहीं कर देते हैं तब तक उनको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना होता है। ऐसे पर्सन जिनका ईएसओपी के अंडर टैक्स डिडक्शन होता है तो वो भी आईटीआर 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि हु हैज एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। अगर आप अपने बिजनेस के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो भी आपके लिए आईटीआर 1 फॉर्म अवेलेबल नहीं होगा। तो ये कुछ कंडीशंस थी जहां पे आप आईटीआर 1 फॉर्म को चूज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली आईटीआर 1 जो फॉर्म है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए जिसकी इनकम 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर वो सैलरी इनकम से अर्न करता हो, एक हाउस प्रॉपर्टी से उसको इनकम हो रही हो, अदर सोर्स की इनकम अगर हो रही हो, या फिर एग्रीकल्चर से जो इनकम हो रही है वो 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपके लिए आईटीआर 1 फॉर्म एप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं आईटीआर के फॉर्म 2 के बारे में। एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ। उसके बाद रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट दोनों ही इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 2 में कौन कौन सी इनकम हम शो कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले अगर आपकी सैलरी से इनकम हो रही है। सेकंड, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कर रहे हैं।
वो भी एक से अधिक अगर हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर उससे इनकम आ रही है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। उसके बाद कैपिटल गेन से अगर आपको कोई इनकम या लॉस हो रहा है, उसको आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अदर सोर्स एंड एग्रीकल्चरल इनकम अगर 5,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको आईटीआर 2 फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। अगर आपकी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम हुई हो जहां पे आप आईटीआर 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, और आपकी कोई अदर इनकम या फिर बिजनेस हेड की इनकम भी नहीं है, तो आप आईटीआर 2 के फॉर्म को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आईटीआर 2 जो इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए, जो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकते हैं, जो सैलरी इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी से अधिक हाउस प्रॉपर्टी अगर रखता हो उनकी इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम अगर 5,000 रुपए से ज्यादा है, या फिर फॉरेन एसेट्स से अगर कोई इन्वेस्टमेंट या फिर इनकम हो रही है, तो उनको आईटीआर फॉर्म फिल करना होगा। अब आप बात करते हैं आईटीआर 3 एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ। कौन कौन से इंडिविजुअल्स इस कैटेगरी में कवर होते हैं उसको हम समझते हैं। सबसे पहले डायरेक्टर, अगर कोई लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है तो उनको ये आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करना होगा। उसके बाद पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी में कोई पार्टनर है, उनको ये फॉर्म फाइल करना होगा। उसके बाद एनआरआई, अगर एनआरआई भी है तो आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराते हैं जो सेक्शन 44 ए बी के अंतर्गत आता हो, तो आपको आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करना होगा। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी इनकम आप कंसिडर कर सकते हैं, उसको भी हम समझते हैं। आईटीआर 3 जो सभी फॉर्म्स में सबसे बड़ी रिटर्न होती है, जहां पे आप अपनी सभी हेड्स की इनकम एक साथ शो कर सकते हैं। तो इसमें हम समझते हैं कि कौन कौन सी इनकम आप शो कर सकते हैं। अगर आप सैलरी से इनकम करते हो, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से इनकम करते हो, अगर आप कोई बिजनेस इनकम करते हो, इवन अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भी अगर आप शो करते हैं जो अंडर सेक्शन 44 एडी के अंतर्गत आता हो, अगर प्रिजम्पटिव बिजनेस से भी आप इनकम शो करते हैं तो भी आप आईटीआर 3 में दिखा सकते हैं। आप कैपिटल गेन से अगर इनकम होती है तो भी आप आईटीआर 3 में शो कर सकते हैं। अदर सोर्स से भी अगर आपको कोई इनकम होती है तो भी आप इसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो आईटीआर 3 वो फॉर्म है जहां पे आप अपनी सब हेड्स की इनकम आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, जो ओनली और ओनली इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए ही एप्लीकेबल है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास लॉसेस हैं और आप उनको ब्रॉड फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको आईटीआर 3 फाइल करना होगा। तो यहाँ पे आईटीआर 3 जो इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है, जहां पे आप अपनी सभी हेड्स की इनकम आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। और ये डायरेक्टर, पार्टनर्स और एनआरआई के लिए भी अवेलेबल है, उनके लिए भी आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करना होगा। अब हम बात करते हैं आईटीआर 4, जिसको सुगम भी बोलते हैं। आईटीआर 4 जो आईटीआर 3 का ही एक शॉर्ट फॉर्म है, जो इंडिविजुअल्स या फिर फर्म्स जिसमें एलएलपी कवर नहीं होंगे। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स और एचयूएफ एंड फर्म्स अदर देन एलएलपी। अगर आप एलएलपी के अंडर रजिस्टर्ड है तो आपके लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन शो करना चाहते हैं जो सेक्शन 44 एडी या फिर 44 एडीए या फिर 44 एई, अगर आप इनके अंदर अपना बिजनेस इनकम को शो कराना चाहते हैं तो आपको आईटीआर 4 सेलेक्ट करना होगा। इसे कौन कौन फाइल कर सकते हैं उसे हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक होती है तो आप इस फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें आप कौन कौन सी इनकम को आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। सबसे पहले सैलरी हेड से अगर आपको इनकम करते हैं, वन हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके पास है उससे अगर आपको कोई इनकम हो रही हो, या फिर अदर सोर्स की इनकम आपको हो रही है, तो आप आईटीआर 4 के फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ केसेस है जहां पे आप आईटीआर 4 के फॉर्म को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी में डायरेक्टर है, अगर आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आप हेल्ड करते हैं, अगर आपकी कोई एसेट्स है जो आउटसाइड इंडिया लोकेट है, या फिर आपकी कोई साइनिंग अथॉरिटी उस अकाउंट में है जो इंडिया के बाहर ऑपरेट हो रहा हो, या आपकी कोई इनकम जो आउटसाइड इंडिया से हो रही है, अगर आपका टैक्स ईएसओपी स्कीम के अंतर्गत अगर डिडक्ट होता हो, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके बिजनेस में कोई
ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस या फिर आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप आईटीआर 4 के फॉर्म को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको आईटीआर 3 फॉर्म ही फाइल करना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो आईटीआर फॉर्म है जिसको हम सुगम बोलते हैं वो इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंतर्गत अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं वही इस फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपकी यहाँ पे जो बिजनेस इनकम है वो अप टू 50 लैक्स होनी चाहिए। तो उन सभी के लिए ये आईटीआर 4 एप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं आईटीआर के फॉर्म 5 के बारे में। आईटीआर का जो फॉर्म 5 है वो फर्म के लिए एप्लीकेबल है। एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसको एलएलपी बोलते हैं, जो आईटीआर 4 में कवर नहीं था, वो एलएलपी यहाँ पे अपना रिटर्न फाइल कर सकती है। उसके बाद एओपी, बीओआई इन सब के लिए भी आईटीआर 5 एप्लीकेबल होगा। अगर आप कोई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है तो भी आपको आईटीआर 5 सेलेक्ट करना होगा। अगर आप कोई लोकल अथॉरिटी रिफर टू इन क्लोज नंबर 6 ऑफ सेक्शन 231 उसके अंडर आते हैं तो आपको आईटीआर फॉर्म 5 सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी जिसको इन सेक्शन के अंडर डिफाइन किया है उनको भी आईटीआर 5 सेलेक्ट करना होगा। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है या फिर सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या फिर कोई ऐसे ही स्टेट के लॉ के अंडर अगर कोई सोसाइटीज रजिस्टर्ड है उनके लिए भी आईटीआर 5 एप्लीकेबल होगा। अगर ट्रस्ट अदर देन ट्रस्ट एलिजिबल टू फाइल आईटीआर 7, ऐसी ट्रस्ट जिनके लिए आईटीआर 7 फाइल करना होता है उन सबको छोड़ के बाकी सब ट्रस्ट को आईटीआर 5 सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे और भी केसेस है, स्टेट ऑफ डिकीज्ड पर्सन या फिर स्टेट ऑफ एन इंसॉल्वेंट। ऐसे पर्सन जो या तो कोई पर्सन डिकीज हो गया या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, उनके बिहाफ पे अगर उनकी इनकम पे टैक्स भर रहे हैं तो उनके लिए भी आपको आईटीआर 5 सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आता है कि बिजनेस ट्रस्ट रिफर टू इन सेक्शन 139 सब सेक्शन 4E एंड इन्वेस्टमेंट फंड रेफर टू इन सेक्शन 139 4F। अगर आप ऐसी ट्रस्ट है जो इन सेक्शन के अंडर कवर है तो भी आपको आईटीआर 5 फॉर्म को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया कि आईटीआर 5 जो पार्टनरशिप फर्म्स के लिए एप्लीकेबल है, एलएलपीज इसके अंडर में कवर है, बीओआई है, एओपी है या फिर ऐसी ट्रस्ट जो इन सब सेक्शन के अंडर में कवर होती है तो आपको आईटीआर 5 को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आता है आईटीआर 6 एप्लीकेबल फॉर कंपनीज अदर देन दोज क्लेमिंग एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 11। उन सभी कंपनीज को जो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उन सबको आईटीआर 6 फॉर्म को सेलेक्ट करना होता है। बेसिकली यहाँ पे आईटीआर 6 इंडियन कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनको स्पेशल ऑर्डर पास करके एज ए कंपनी के अंतर्गत आपको आईटीआर 6 फॉर्म फाइल करना होगा। तो इन सब के लिए आईटीआर 6 आपको फाइल करना होगा। उसके बाद आता है आईटीआर 7, जो आईटीआर का सबसे लास्ट रिटर्न है। आईटीआर 7 उन पर्सन को फाइल करना होता है जिनको अपना रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4A या फिर 4B या 4C या फिर 4D इनमें से कोई भी सेक्शन में फाइल करना जरूरी होता है। तो उनको अपना आईटीआर 7 के फॉर्म को ही चूज करना होगा। यहाँ पे आईटीआर 5 में भी क्लियरली नोट लिखा था कि ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न्स अंडर सेक्शन 139 4A या फिर 4B या 4D में अगर अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं तो उनके लिए आईटीआर 5 एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर इन सब सेक्शन में आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके लिए आईटीआर 7 ही एप्लीकेबल होगा। इनमें सबसे पहले जो चैरिटेबल ट्रस्ट होती है उनको आईटीआर 7 आपको फाइल करना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज है उनको आईटीआर 7 फाइल करना होता है। रिसर्च एसोसिएशंस और न्यूज एजेंसीज का अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उनके लिए भी आपको आईटीआर 7 फाइल करना होगा। यूनिवर्सिटीज हो गई, कॉलेजेस हो गए और अदर इंस्टीट्यूशंस उनको भी आईटीआर 7 के फॉर्म को ही फाइल करना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली यही बताया कि जो अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4A या 4B या 4C या फिर 4D अगर इन सब के अंतर्गत अपने रिटर्न्स को सबमिट करते हैं तो आपको आईटीआर 7 के ही फॉर्म को चूज करना होगा।
तो ये बेसिकली आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक टोटल 7 फॉर्म्स अवेलेबल थे। किसको कौन सा फॉर्म चूज करना है उसके बारे में हमने थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना आईटीआर का फॉर्म चूज करना है और आपको आईटीआर का सही फॉर्म चूज करके ही अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।